Hello friends, welcome to the newspaper discussion, and in this video we will discuss two important articles. The first article is related to food security. Recently various schemes of food security has been launched by the union government, and the second article that we're going to discuss is the issue of rising external debt. This article is given on the page 17, that is business page of the Hindu. सो वी आर द हिंदू लास्ट एडिशन यानी 1 जुलाई का पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू रीसेंट अनाउंसमेंट बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और द अनाउंसमेंट मेड बाय हिम ब्रॉडली इट इज इन द फर्स्ट पेज. सो द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल नवंबर. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो एक्सटेंशन है उसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. सो एडिशनल आउटले ऑफ 90,000 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द स्कीम. 90,000 करोड़ अलोकेट किया गया है, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 80 करोड़ पीपल विल गोना बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, और इसमें आप एडिशनल खर्चा कितने का बैठेगा, 90,000 करोड़ एडिशनल आउटले अलॉट किया गया है, एंड इट गोना बेनिफिट अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ पीपल. ठीक है, ओके. द सेकेंड announcement made by Narendra Modi, Mr. Narendra Modi is one nation one ration card scheme. ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे. एंड द थर्ड अनाउंसमेंट दैट ही हैज़ मेड, एक्चुअली इट इज़ अ थैंक नोट गिवन टू ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, क्योंकि टैक्स पेयर्स के मनी से ही ये सारा आउटले हम अलॉट कर पा रहे हैं. तो बेसिकली रिसेंटली ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस द फूड सिक्योरिटी हैज़ बीन अ मेजर कंसर्न, और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत पहले से कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे थे. सो लेट्स डिस्कस द क्रोनोलॉजी ऑफ फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इन टेकन बाय द गवर्नमेंट. सो द फर्स्ट इनिशिएटिव वाज targeted public distribution system that was started back in the year 1997. So that was the first step to fulfill to provide free rations, yeah, free grains, free food articles, free entitlements to poor downtrodden sections. So the first scheme was targeted public distribution system that was started in 1997, and this scheme was institutionalized in 2013, and that was known as National Food Security Act. तो याद रखिएगा, the targeted PDS system has been institutionalized after the passage of National Food Security Act 2013. तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे. Okay, now in March 2020, प्रधानमंत्री Garib Kalyan Anna Yojana has been started. So this scheme has been initiated in the year 2020. ठीक है, so in order to provide food to targeted people, further scheme has been initiated that is called प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, that is under scheme 2020. अभी स्कीम क्या बोलती है, जो भी NFSA के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं. क्लियर है, बट अगेन कोविड-19 के कारण बहुत सारे माइग्रेंट पीपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए. सो टू टारगेट दैट माइग्रेंट्स, जो गरीब माइग्रेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, तो टू टारगेट दैट पर्टिकुलर क्राउड a further scheme has been initiated that is called food additional food security under आत्मनिर्भर भारत योजना. याद रखिएगा, ये आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है, और ये किसके लिए लॉन्च किया गया, पर्टिकुलरली किसके लिए, माइग्रेंट्स के लिए, दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी फूड सिक्योरिटी. तो जो ना कि जिनका नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में भी नहीं है, क्लियर है, जो पीडीएस सिस्टम के अंदर भी कवर नहीं होते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, आत्मनिर्भर भारत फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज इन द मंथ ऑफ May 2020. ठीक है, ओके. चलिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात की गई. तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों में 87% ऑफ द ग्रेन्स अलोकेटेड, यानी बहुत सारा गेन अलोकेट कर दिया गया था. अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सो ओनली छत्तीसगढ़ एंड लक्षद्वीप आर द 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच हैव अचीव्ड 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स. तो आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत कम स्टेट है जिन्होंने पूरी तरह से अपने फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड छत्तीसगढ़ एंड लक्षद्वीप आर द ओनली 2 एक्सेप्शंस हु हैव अचीव द टारगेट ऑफ 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, सो अब एक एक करके हम स्कीम्स को लर्न करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट स्कीम दैट वी विल डिस्कस इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013.
तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है इसको देख लेते हैं. सो दिस एक्ट कवर्स 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. यदि मैं एवरेज निकालूं तो 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या होगा? सो एंटाइटल द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर एंटाइटल फॉर सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स वाया किसके थ्रू? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यानी फेयर शॉप्स लगाई जाएंगी. फेयर शॉप्स के अंतर्गत जो भी गरीब होंगे, 75% किसका? ग्रामीण जनसंख्या और 50% अर्बन पॉपुलेशन, यानी एवरेज देखा जाए तो लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड दे आर एंटाइटल्ड फॉर सब्सिडाइज्ड ग्रेन वाया टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज थ्रू फेयर शॉप्स. यहाँ पे इशू प्राइस पे, सस्ते दामों पे, सब्सिडाइज रेट पे आपको ग्रेन्स दिए जाएंगे. क्लियर है? ओके. चलिए बेनिफिशियरीज. तो यहाँ पे इस स्कीम में बेनिफिशियरीज को दो भाग में क्लासिफाई किया गया. द फर्स्ट इज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड द सेकेंड बेनिफिशियरीज आर अंत्योदय अन्न योजना. तो याद रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दो टाइप के बेनिफिशियरीज हैं. द फर्स्ट बेनिफिशियरी इज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड द सेकेंड सेट ऑफ बेनिफिशियरीज आर अंत्योदय अन्न योजना. अब दोनों के अंतर्गत अलग अलग प्रोविजंस हैं. सो द प्रोविजन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स इज दे विल गेट 50 kgs ऑफ ग्रेन पर पर्सन पर मंथ. तो जो भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड है वहां पे हर पर्सन को हर महीने 5 kg अनाज दिया जाएगा एट सब्सिडाइज्ड प्राइस. क्लियर है? दैट इज इशू प्राइस. इशू प्राइस मतलब वह प्राइस जहां पे फेयर शॉप से आप ग्रेन्स परचेज कर सकते हो. ओके. सिमिलरली यदि अंत्योदय योजना की बात करें तो आउटले बढ़ा दिया गया है. सो 35 kg ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ. क्लियर है? तो एक हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ एट सब्सिडाइज्ड रेट. तो बेनिफिशियरीज आर क्लासिफाइड अंडर 2 प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड अंत्योदय योजना. और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम द स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज इन बोथ द केसेस. यानी कौन से लोग हैं जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड की सुविधा के अंदर आते हैं और कौन से लोग हैं जो अंत्योदय स्कीम के अंदर आते हैं, इनका पूरा रजिस्ट्रेशन ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सब्सिडाइज ग्रेन्स. ये बात भी आप याद रखिएगा. तो ये मैंने आपको बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ईयर याद रखिएगा. ये बेहद इंपॉर्टेंट है यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है ना. तो आपसे कुछ भी प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं और हो सकता है आपसे स्टेटमेंट पूछे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है? ओके. चलिए अगला जो स्कीम की बात की गई थी, अनाउंसमेंट जो किया था मोदी जी ने, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में डेफिनेटली आपके आ सकता है. सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत क्या बोला गया है कि 50 kg फूड ग्रेन्स पर राशन कार्ड होल्डर एंड प्लस 1 kg पल्सेस पर हाउस होल्ड. ठीक है? तो जो भी राशन कार्ड होल्डर है उन्हें 5 kg ग्रेन अनाज दिया जाएगा और 1 किलो क्या दिया जाएगा? दाल. क्लियर है? विल बी गिवन फॉर नेक्स्ट 3 months. यानी आने वाले 3 महीनों के लिए आपको 5 और 1 6 किलो की पूर्ति की जाएगी. उसमें 5 किलो अनाज होगा, ग्रेन्स होगा और 1 किलो आपके दाल दिया जाएगा. क्लियर है? सो दिस इज ओवर एंड अबव द मंथली कोटा. याद रखिएगा जो मंथली कोटा 5 kg पर पर्सन है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उसमें 5 kg अनाज की सुविधा प्रदान की गई है. देर इज प्रोविजन ऑफ 5 kg ग्रेन्स. उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसके अलावा 5 किलो ग्रेन्स और प्रोवाइड किया जाएगा पर राशन कार्ड होल्डर को और 1 किलो दाल भी प्रोवाइड की जाएगी पर राशन कार्ड होल्डर को. क्लियर है? तो और इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, भी पूछा जा सकता है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बात आप याद रखिएगा. क्लियर है? और रिसेंटली द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू द टिल द मंथ ऑफ नवंबर. यानी अगले 5 महीने के लिए 5 kg राइस फ्री, या फिर राइस या व्हीट, ग्रेन्स में दोनों, या तो आप राइस ले लो या तो आप व्हीट ले लो. एंड 1 kg चना विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री. तो दाल के अंदर यहाँ पे कौन सी दाल की बात की गई? चना दाल की बात की गई. तो आप 1 किलो दाल प्लस 5 किलो ग्रेन आप ले सकते हैं. यहाँ पे पहले 3 महीने का प्रोविजन था, उसे बढ़ा करके अब 5 महीना कर दिया गया. सो टिल द मंथ ऑफ नवंबर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो कोटा है उसके अलावा इतना अनाज और देगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और ये डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सर्वेलेंस किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और इसके लिए इससे लगभग कितने लोग को हितग्राही कितने होंगे? बेनिफिशियरीज कितने होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ इंडियंस गोना बेनिफिट थ्रू दिस प्रोग्राम ऑफ PMGKAY.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्लियर है? अब देखिए यहां पे सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे या तो आप रजिस्टर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, या तो आपके पास राशन कार्ड है। इन दोनों ही परिस्थिति में आपको क्या दिया जाएगा? अनाज दिया जाएगा। पर अभी ये पाया गया कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो जिनका नाम एनएफएसए में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर है भी तो किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, और जो उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को, तो पर्टिकुलरली माइग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए एक और स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, दैट इज स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे, एंड दैट इज स्कीम इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत। तो फूड सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत पैन प्रोग्राम है, उसका एक पार्ट है फूड सिक्योरिटी। सो अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट 8 लाख मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू अबाउट 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको टारगेट किया गया यहाँ पे? माइग्रेंट वर्कर, जिनके पास ना तो जिनका नाम ना ही एनएफएस पास ही राशन कार्ड है, तो उनको भी इस एम्बिट में कवर किया गया है। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? फूड सिक्योरिटी अंडर आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है? अब इसके भी प्रोविजन सेम है। सो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ्स ऑफ मे एंड जून टू ऑल माइग्रेंट्स। तो मई और जून के महीने में सभी माइग्रेंट्स को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया था। तो मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। हमने 3 स्कीम्स की बात की थी यहाँ पे, मैंने तीनों आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी क्या होती है, और आत्मनिर्भर भारत, फूड सिक्योरिटी अंदर आत्मनिर्भर भारत, दैट इज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आ जाते हैं। इस पूरे प्लान को सक्सेस करने के लिए जो हम किसकी बात करें? यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड नहीं, यूनिवर्सल, यानी कोई भी गरीब परिवार इस नेटवर्क से बाहर, इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। हर एक गरीब परिवार को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? वन नेशन वन राशन कार्ड, ONOC। अभी ONOC क्या है देख लीजिए आप। ONOC will help those poor countrymen who migrate to other places in search of employment or for other needs। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, तो मेरा नाम यहाँ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दर्ज होगा, या फिर टू बी स्पेसिफिक टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर दर्ज होगा। मैं उसी फेयर शॉप से जाकर के अपना सब्सिडाइज ग्रेन पा सकता हूं। बट सपोज आई माइग्रेट टू सम अनदर स्टेट, in that state, in particular that district, my name is not registered under the fair shop, I am not registered under the targeted public distribution system. So what I gonna do? So the ultimate solution is one nation one ration card। यदि आपके पास एक राशन कार्ड है, तो irrespective of any state, irrespective of any district, you can receive your entitlements। ठीक है? ओके तो देख सकते हो आप, अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाएगा। ठीक है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू इशू राशन कार्ड इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट। हर स्टेट गवर्नमेंट को 2 भाषाओं में फॉर्मेट राशन कार्ड इशू करना होगा, एक हिंदी होगी और दूसरी वहां की लोकल भाषा होगी उस स्टेट की पर्टिकुलर। क्लियर है? द स्टेट विल हैज बीन आस्क्ड टू इशू अ 10 डिजिट राशन कार्ड। तो 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड प्रोवाइड नंबर देने की बात की गई है, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट विल बी स्टेट कोड एंड नेक्स्ट 2 डिजिट गोना रिप्रेजेंट योर राशन कार्ड नंबर। क्लियर है? तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या बताएंगे? स्टेट का कोड बताएंगे। ठीक है? और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर स्टेट के लिए एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल नेशन। ठीक है? Under one nation one ration card system, the eligible beneficiaries will be able to get subsidized food grains that is rice at ₹3 per kg, wheat at ₹2 per kg, और coarse grain जैसे ज्वार बाजरा ये सब हो गया, coarse grain at ₹1 per kg from anywhere in the country। तो 3:1 का रेशो याद रखिएगा, 3:1। ठीक है? 3:1 याद रखिएगा आप। राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन यानी ज्वार बाजरा, ये सब दलहन जो आपके फसलें हैं, तो इस सब्सिडाइज रेट पे आपको पूरे इंडिया में कहीं पे मिलेगा अंडर दिस स्कीम। अब कुछ स्टेट्स ने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। सो दीज स्टेट हैव बीन इंटीग्रेटेड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे जो ऑलरेडी इस नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। अब धीरे धीरे करके ये मैंने यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम लिख दिए हैं। तो कुछ जो स्टेट्स इसमें अभी नहीं जुड़े हैं, वो धीरे धीरे इस नेटवर्क में, मुहिम में जुड़ेंगे, एंड डेफिनेटली one day we will be able to distribute food system free of cost, free needy। ठीक है? that is the vision of this scheme।
अब इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम दर्ज होता है उतने लोगों को भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा। ये रियल टाइम सिचुएशन है जो मैंने आपको लास्ट एडिटोरियल में हमने वो डिस्कस किया था। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। पर मैं ब्रीफ कर दूं हमने कौन कौन से स्कीम्स को कवर किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज पास्ड इन 2013 में पास हुई थी। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो हमने देखा। फिर हमने समझा कि इसमें से भी कई लोग छूट जा रहे थे, तो माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करने के लिए हमने क्या लाया, फूड सिक्योरिटी अंदर आत्मनिर्भर भारत, ये एक योजना का नाम समझा। अब इन सब चीज़ों को सक्सेस बनाने के लिए वी शुड हैव अ विजनरी पॉलिसी दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन राशन कार्ड, वो मैंने आपको डिटेल में अभी समझाया। सो दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव डिस्कस्ड। Let's proceed to the next important article, and that is also a major concern for our economy, that external debt is rising, ठीक है, continuously. So there has been a rise of $15.4 billion as compared to March 2019. यदि मार्च 2019 से मैं मार्च 2020 को कंपेयर करूं तो उसमें कितने की बढ़ोतरी दिखी हमें, जो डेप्ट है जो हम उधार लेते हैं उसमें $15.4 बिलियन की बढ़ोतरी दिखी है, इंक्रीमेंट दिखा है। और यदि मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो ओवरऑल वैल्यू इज $558.5 बिलियन इज द बोरोड इज द एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बहुत मेजर कंसर्न है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, और नीचे आप पढ़ सकते हो कि मोस्ट ऑफ द डेप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि येन में, यूरो में, डॉलर में सबसे ज्यादा लोन हम किस में ले रहे हैं, तो डॉलर में ले रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं। तो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यदि पैसों की जरूरत है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेवलपमेंट का भी काम करना है, ठीक है, प्लस ग्रोथ का भी काम करना है। नया नया आपको एक प्रकार से आप बोला जाए तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यू हैव टू बिल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यू हैव टू बिल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, एरोड्रम्स बना रहे, रेलवे लाइन बिछानी है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और उसी के अलावा आपको सब्सिडी भी बांटनी है। कहते हैं ना, हिंदू भारत में दो प्रकार के लोग होते हैं, तो सब्सिडी मतलब डाउन ट्रोडन सेक्शंस के लिए, और बिजनेस क्लास के लिए आपको इंफ्रा बिजनेस भी प्रमोट करना है। तो अभी दो तरफा खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है, टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बट वहां से उतनी कमाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स मनी, एंड व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स मनी देयर आर टू वेन्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देयर आर टू वेन्यूज। द फर्स्ट वेन्यू इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब when the deficit of the government of India is financed by is financed by Reserve Bank of India, so that is called deficit financing. क्लियर है? ये आपने मतलब अपने घर से ही पैसे ले लिए, आपको पैसे की कमी, आपने आरबीआई को बोला कि आरबीआई हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमें बदले में पैसे दे दो, सो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। और दूसरा तरीका हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे क्योंकि वही आपका आर्टिकल है। द सेकेंड मोड ऑफ गेटिंग मनी इज एक्सटर्नल डेप्ट, यानी आप बाहर से पैसा मांगिए। क्लियर है? अब एक्सटर्नल डेप्ट दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। द फर्स्ट वे इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट, एंड द सेकंड वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्सटर्नल डेप्ट इज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। तो सबसे पहले मैं सोर्स की बात करता हूं। यदि मैं बायलैटरल डेप्ट की बात करूं, बायलैटरल डेप्ट मतलब जब कंट्रीज को पैसे देती हैं, सपोज यूएस ने इंडिया को पैसा दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल डेप्ट। क्लियर है? तो सोर्स यदि देखा जाए तो यदि सोर्स बायलैटरल डेप्ट हो सकता है एक्सटर्नल डेप्ट के लिए, बाहर से उधार लेने के लिए, या फिर सोर्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो सकता है। ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब जब हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन बैंक से यदि पैसा लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कहने का मतलब है वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं। यदि हम ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। फिर एक तरीका होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब सपोज हमने कोई सामान इंपोर्ट कराया, लेकिन जो सप्लायर है वो हमें दे दिया, बोला कि आप अभी पैसा मत दो, जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप पैसे दीजिएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के थ्रू भी हम पैसे लेते हैं। फिर एनआरआई डिपॉजिट, बहुत सारे इंडिया के लोग, इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, तो such a huge diaspora definitely have some deposits in Indian account, so that is called NRI deposit. So these are the source. On the basis of source, external debt can be classified into bilateral debt, external commercial borrowing, trade credit and NRI deposit.
नाउ ऑन द नेचर, नेचर क्या हो सकता है उधार का जो आपने लिया है, या तो वो लॉन्ग टर्म का होगा या तो वो शॉर्ट टर्म का होगा. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेस ऑफ सोर्स, कहां से आप पैसा ले रहे हो. द सेकंड तरीका, द सेकंड वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्सटर्नल डेप्ट इज द नेचर ऑफ योर डेप्ट. सो नेचर कुड बी लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म लोन मतलब जहां पे आप 1 साल से अधिक, 10 साल 12 साल के लिए लोन. शॉर्ट टर्म जहां पे आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1-1.5 साल के लिए लोन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म. क्लियर है? आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी. ओके, अब यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, द प्रेजेंट सिनेरियो जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है, यानी मैं ये एक्सटर्नल डेप्ट की बात कर रहा हूं, ये कितना है? $558.5 बिलियन. वो बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत हाई अमाउंट है ये, ऑफ, ठीक है, 15.4 बिलियन एज कंपेयर टू मार्च 2019. यानी मार्च 2019 से बढ़ोतरी हुई है $15.4 की, बिलियन डॉलर्स की. अब यहां पे मैंने स्टार मारा है, वो क्यों मैंने मार्क किया वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं इस पे वैल्यूएशन को एडजस्ट करूंगा तो ये फिगर कुड बी मोर देन $35 बिलियन. अब वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा. ये फिगर की बात हो रही है यहाँ पे, वैल्यूएशन के कारण ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट एक्चुअली में जो राइज है दैट इज मोर देन $35 बिलियन. वो क्यों होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. अब यदि मैं कंपोजिशन ऑफ डेप्ट की बात करूं तो कंपोजिशन ऑफ डेप्ट में आप देखो सबसे ज्यादा डेप्ट कहां से आ रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल डेप्ट सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से, ये वाला सबसे ज्यादा है. उसके बाद एनआरआई डिपॉजिट, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट. तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा, जो भी पैसा हम उधार ले रहे हैं उसका मैक्सिमम चंक कहां से आ रहा है, 40% इज फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, या आप कह सकते हो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, या फिर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से. द सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ एनआरआई डिपॉजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेजर डायस्पोरा is working outside India, so they are depositing their money in India, so that is again a form of external debt. तो वहां से हम 23% बोल सकते हैं, और जो हमको सप्लायर क्रेडिट दे रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8%. सो दिस सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा डेप्ट ईसीबी से, उसके बाद एक्सटर्नल डेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, एंड देन इज ट्रेड क्रेडिट बाय द सप्लायर्स. ओके, चलिए अब यदि जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क करवाया था, देखिए $15.4 बिलियन वाला, उस पॉइंट को समझ लेते हैं कि इफ वी नेग्लेक्ट द वैल्यूएशन इंक्रीज, यदि हम वैल्यूएशन इंक्रीज को नेग्लेक्ट कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा. तो ये जो डेप्ट है ना, जो इंक्रीज इन डेप्ट दिखाया मार्च 2019 से, जो इंक्रीज दिखाया है वो कितने का दिखाया, 15 पॉइंट समथिंग था, 15.4 था. बट एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए, यदि मैं वैल्यूएशन को एडजस्ट कर दूं तो एक्चुअल टर्म्स में क्या देखा गया कि वो दैट इंक्रीज इज इवन मोर देन $32 बिलियन. अब ये क्यों होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए ये फिनोमेना डेवलप हुआ. तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने से कैसे होता है, आप ध्यान से समझिए इसे. सपोज सपोज आप ऐसा मान लो कि 50 रुपए का $1 है, तो मैंने 50 रुपए में $1 खरीदा. अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, यानी अब $1 की वैल्यू, ये मैं बता रहा हूं आपको पास्ट सिचुएशन समझने के लिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कोट कर रहा हूं ना. अब प्रेजेंट सिनेरियो यहां पे मैं लिख देता हूं. प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, यानी अब $1 खरीदने के लिए आपको 100 रुपए चाहिए. इंडियन करेंसी घट गई, याद रखो इंडिया की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, एंड एप्रिशिएशन ऑफ डॉलर वैल्यू, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. अब यदि मैं प्रेजेंट सिचुएशन में अंदाजा लगाऊंगा कि 50 रुपए मैंने चूंकि उधार लिए थे, तो जो मेरा डॉलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.50. ये आप एग्री कर रहे होंगे. तो देखो 50 रुपए जो मैंने उधार लिए थे, यदि मैं उसको डॉलर में अभी कन्वर्ट करूं तो कितना हो रहा है, 0.50. लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना उधार लिया था, $1. तो यही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि जब हमने उसको वैल्यूएशन को एडजस्ट किया तो डॉलर की वैल्यू कम दिखा रही थी, कितनी दिखा रही थी, 15.4. लेकिन जब मैं वैल्यूएशन को नेग्लेक्ट कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो एक्चुअल जो अमाउंट है दैट इज इंक्रीज ऑफ $32 बिलियन. तो याद रखिएगा, जो ये दिखा रहा है, ये आंकड़ा हमें जो दिखाया गया है यहां पे, यदि मैं इसमें वैल्यूएशन प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर दूं क्योंकि डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, तो जो इंक्रीज है दैट कुड बी मोर देन $30 बिलियन. तो आप देख सकते हो कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 में हमने ज्यादा उधार लिया है, ठीक है. और सोर्स ऑफ उधार, यदि मैं सोर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा उधार कहां से आ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से. ये पॉइंट आप याद रखिएगा. अच्छा, लास्ट में एक फैक्ट है, उसको देख लेते हैं हम लोग. यदि मैं करेंसी बेसिस पे करूं तो सबसे ज्यादा हम यूएस डॉलर में उधार लेते हैं, फिर हम इंडियन रुपीज में भी उधार लेते हैं, फिर हम येन में उधार लेते हैं, फिर एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इट इज करेंसी ऑफ आईएमएफ, यहां से भी उधार लिया जाता है, और फिर यूरो में उधार लिया जाता है. तो किस करेंसी में उधार लिया जाता है उसका सीक्वेंस भी यहां पे मैंने बता दिया है, ये न्यूज़पेपर में था तो इसे आप याद रखेंगे. अब एकदम लास्ट ऑफ द पैराग्राफ में दिया था, देयर हैज बीन अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि डेप्ट सर्विस दैट इंक्लूड्स योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड मार्जिनली
from 6.5% of current receipt to 6 from 6.4 to 6.5। यानी इसका मतलब ये है कि मार्च 2019 में जब मैंने डेब्ट सर्विस को कंपेयर किया, डेब्ट सर्विस मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मैं इंस्टॉलमेंट पटाता हूं, बेसिकली उसी को डेब्ट सर्विस कहा जाता है, सर्विसिंग ऑफ द डेब्ट। तो वो कितना था? 6.4% ऑफ द रेवेन्यू, या टू बी स्पेसिफिक करंट रेवेन्यू। करंट रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्स से पैसा आता है उसे आप करंट रेवेन्यू कह सकते हो। तो 2019 में जो हमारा इंस्टॉलमेंट हुआ करता था, जो हमारा ब्याज हुआ करता था, दैट वाज 6.4% ऑफ द करंट रेवेन्यू। और मार्च 2020 में यदि मैं देखूं तो वो कितना हो गया? 6.5% ऑफ द करंट रेवेन्यू। यानी आप देखो यहां पे डेब्ट सर्विसिंग बढ़ गया, यानी 6.4% से 6.5% हो गया। सो देयर इज इंक्रीज इन द इंटरेस्ट। किसमें बढ़ोतरी हो रही है? ब्याज देने में आप ज्यादा ब्याज पटा रहे हैं, क्योंकि उधार ज्यादा ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सो दैट इंप्लीकेट्स द हायर इंटरेस्ट पेमेंट इज बीइंग पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सटर्नल डेब्ट। क्लियर है? सो दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। सबसे पहले मैंने आपको फिगर समझाया कि फिगर का मतलब क्या होता है। 15.4 जो दिखा रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू देखें तो मोर देन $35 बिलियन है, उतने का इंक्रीज दिखा गया पिछले साल से। एक्सटर्नल डेब्ट को सोर्स पे क्लासीफाई किया, सब आपको आर्टिकल में दिया है। सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया सिखाया मैंने। फिर मैंने आपको सिखाया नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करना। और हमने ये भी सीखा कि कंपोजिशन ऑफ जब डेब्ट देखा गया तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, उसके बाद एनआरआई डिपॉजिट, और उसके बाद क्रेडिट गिवन बाय द सप्लायर्स। ठीक है, इंपोर्ट पे जो सप्लायर उनको जो द्वारा क्रेडिट दिया गया उस पर भी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट। फिर मैंने आपको बताया कि किस करेंसी में सबसे ज्यादा उधार लिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, सबसे ज्यादा हम यूएस बेस्ड करेंसी में उधार लेते हैं, फिर इंडियन करेंसी में भी उधार लिया जाता है, फिर येन में, फिर एसडीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और सबसे लास्ट में यूरो। तो ये 4-5 करेंसीज भी मैंने आपको समझा दिया। सो आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। वी हैव डिस्कस्ड सम इकोनॉमिक इशू एंड सम इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. I hope you enjoyed the session. If you like it, please subscribe our channel and do comment in the comment box whatever your feedbacks are. Thank you. Take good care of yourself. Bye bye.